मकान मालिक किराया लेने के लिए घर आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने जानबूझकर कपड़े फाड़कर शोर मचा दिया कि ये मेरी इज्जत लूट रहा है। सोचा था ऐसे में किराए से बच जाऊंगी, लेकिन सबने मिलकर मेरी शादी मकान मालिक से करवा दी। सुहाग रात की रात मकान मालिक ने तो मेरी चीखें निकाल दी, क्योंकि उसने पूरी रात हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। इस जालिम आदमी ने मेरी इज्जत रौंद डाली। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई सहारा भी नहीं है। इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया है। किराए के पैसे लेने आया था और मुझे ही लूट लिया। मैं रो रो कर ऐसा हंगामा मचाई थी कि हर कोई मेरी हालत देखकर अपने आंसू रोक नहीं सका। मुझे बचपन से ही ड्रामा करने का बहुत शौक था, और आज मैंने ऐसा ड्रामा किया था कि हर कोई मेरे झूठे ड्रामे में फंस गया था। पूरे मोहल्ले हमारे घर के बाहर इकट्ठे हो गए थे। सबकी हमदर्दी मेरे साथ थी। हर कोई मेरे मकान मालिक को बद्दुआएं दे रहे थे, और मेरा मकान मालिक हर किसी को अपनी बेगुनाही बता रहा था। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में से किसी की भी इसकी बात पर भरोसा नहीं था। मैं एक जवान लड़की थी और मेरी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए हर किसी की हमदर्दी भी मेरे ही साथ थी। मैं रोती रोती तिरछी निगाहों से अपने मकान मालिक को देख रही थी, जो अपने आप को इस भीड़ के गुस्से से बचने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर पहले ही वह किराया मांगने मेरे घर आया था, और मैंने ऐसा ड्रामा किया था कि उसके पास अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। मेरा मकान मालिक एक बहुत शरीफ आदमी था, बस थोड़ा सा गुस्सा करता था, लेकिन उसने कभी मुझ पर कोई गलत नज़र नहीं डाली थी। आज भी वह किराया मांगने आया था तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, क्योंकि हमारे ऊपर पिछले कई महीनों से किराया चढ़ा हुआ था और हमने दिया भी नहीं था। आज भी हमारे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर किराए से बचने के लिए यह खेल खेला था और झूठ बोलकर उसे अपने घर के अंदर लेकर आ गई। और मैंने उससे कहा कि आज मैं आपको आधा किराया दे दूंगी। पहले तो वह मुझे मना करने लगा, लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती घर के अंदर बुला लिया। मैंने उससे कहा, गर्मी बहुत है, आप इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं, अंदर आ जाइए, मैं आपको ठंडा शरबत पिला दूंगी। उसे पता नहीं था कि मेरी माँ मेरे घर में नहीं है और मैं इस वक्त घर पर अकेली हूँ। वह बेचारा तो अनजाने में ही मार खा गया। मेरे बार बार कहने पर वह घर के अंदर आ गया, और मैंने मौका देखकर बिस्तर पर लगी चादर को खींचकर नीचे फेंक दी। अपने बालों को बिखेर लिए और फिर बहुत तेजी के साथ अपने कपड़ों और आस्तीन को फाड़ दिए। मैंने खुद ही अपने हाथों से अपने कंधे को इतनी जोर से दबाया था कि उंगलियों के निशान पड़ गए थे। मैंने यह सब कुछ इतनी चालाकी से और इतनी जल्दी में किया था कि मेरे सामने खड़ा मेरा 35 साल का मकान मालिक हक्का बक्का रह गया था। उसके तो दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं इतनी घटिया हरकत करूंगी। मैं उसे पैसे देने के बजाय अपने घर और अपने आप को बिखेर दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि इस तरह हमारी जान छूट जाएगी और वह दोबारा हमारे घर पर किराया मांगने नहीं आएगा। इस तरीके से हमारा सारा किराया माफ़ हो जाएगा। मेरी हरकत से वह इतना ज़्यादा डर गया था और हैरानी से मुझसे पूछ रहा था, यह तुम क्या कर रही हो? इससे पहले वह मेरी हरकत को और मेरी सोच को समझ पाता, मैंने ऐसा हंगामा मचाया था कि उसे कुछ समझने और भागने का मौका भी नहीं मिला। यह एक छोटा सा मोहल्ला था और यहाँ पर सबके घर एक दूसरे से सटे हुए थे। मेरी हल्की सी चीख पर ही आसपास वाले सब लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए। वह मकान मालिक बहुत गुस्से से मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं कोई ऐसी वैसी हरकत करूँगी। और अब जब वह समझ चुका था कि मैंने उसके साथ क्या किया है, तो वह मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने शोर बंद नहीं किया तो मुझे इस घर से हमेशा के लिए धक्के मारकर निकाल देगा। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं उसकी किसी बात से नहीं डरूंगी। मैंने उसके धमकियों की परवाह किए बगैर ही घर का दरवाज़ा खोला और चीखती चिल्लाती हुई बाहर निकल गई। इस हंगामा के बीच मेरी माँ भी बाजार से लौटकर आ गई, और वह यह सब मंजर देखकर हैरान रह गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मम्मी को पता नहीं था कि मैंने ये ड्रामा किया है। मम्मी भी दूसरों की तरह मकान मालिक को ही गलत समझ रही थी, और मोहल्ले वालों ने जब मेरी मम्मी की ऐसी हालत देखी तो मकान मालिक को गुस्से में कहने लगे कि तूने इस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है, अब इस बेचारी को कौन अपनाएगा? यह तो सारी जिंदगी अपनी माँ पर बोझ बन जाएगी। तुझे तेरे किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए, इसलिए अब तू इस लड़की से शादी करेगा और यह घर भी इसके नाम करेगा।
वरना हम तेरा इस मोहल्ले में कदम रखना भी मुश्किल कर देंगे और पुलिस में भी तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देंगे। मकान मालिक ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं किया है, वह एक शरीफ शादीशुदा आदमी है, लेकिन उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया और सबने मिलकर उस पर इस कदर दबाव डाला कि वह राजी हो गया। लेकिन सारे ड्रामे में मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा था। मैंने तो सिर्फ यही सोचा था कि मैं उसे बदनाम करवा कर इस मोहल्ले से निकलवा दूंगी और फिर वह खुद ही डर की वजह से कभी इस घर की तरफ नहीं आएगा। लेकिन मोहल्ले वालों ने तो हमारी शादी का शोर खड़ा कर दिया था, जबकि मुझे अच्छे तरीके से पता था कि वह मकान मालिक एक शादीशुदा आदमी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी के बाद लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही देर में वहां पर सिर्फ मैं, मेरी माँ और मकान मालिक ही रह गए। मुझे लगा था कि वह मकान मालिक मुझे बुरा भला कहेगा और वहां से चला जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा था। मकान मालिक ने मेरी माँ की तरफ देखा और कहने लगा, अब आपकी बेटी मेरी पत्नी है, इसलिए आज से यह इस घर में नहीं रहेगी। मैं इसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मकान मालिक की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि अब इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। मुझे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि वह मुझे अभी अपने साथ ले जाने की बात करेगा, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था। उसके घर में उसकी पत्नी पहले से ही थी, लेकिन उसने मेरी कलाई को जोर से पकड़ा और मेरे 1000 बार मना करने के बाद भी मेरी माँ से कहा, आज से आपकी बेटी आपके घर से रुखसत हुई। अब यह मेरी जिम्मेदारी है और मेरे साथ ही रहेगी और यह घर आज से आपका है। आप इसमें चैन सुकून से रहिए। आज के बाद मैं आपसे किराया मांगने भी नहीं आऊँगा। वह आदमी मुझे गुस्से में खींचता हुआ गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आया। उसके साथ अकेले गाड़ी में बैठते ही मेरे हाथ पैर कँपकँपाने लगे, क्योंकि अब ना ही मेरी माँ मेरे साथ थी और ना ही मोहल्ले वाले। आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होना था। अब जो कुछ भी वह आदमी मेरे साथ करता, वह मुझे अकेले ही झेलना था। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। मकान मालिक की आंखों में गुस्सा और नफरत देखकर मेरी तो जान ही निकल रही थी। 2 घंटे के सफर के बाद गाड़ी एक घर के आगे रुक गई। वह मुझे गाड़ी से जबरदस्ती उतारकर घर के अंदर ले गया और एक कमरे में ले जाकर पटक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आने वाली है। अब मैं उसकी बीवी थी और वह मुझ पर पूरा हक रखता था। वह मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। पता नहीं वह मेरे साथ कैसा सुलूक करता। यहाँ तो कोई मुझे बचाने वाला भी नहीं था। लेकिन इस वक्त वह मुझसे बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। मैंने बहुत चालाकी से जो तमाशा खड़ा किया था वह खत्म हो चुका था और अब मुझे डर लग रहा था। पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं अपने खड़े किए तमाशे पर ही पछता रही थी। यह सब बातें सोचकर मैं रोने लगी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की मेरे कमरे में आ गई। वह इतनी खूबसूरत और गोरी थी कि मैं उसे देखते ही रह गई। मैं पहली नज़र में ही उसे पहचान गई थी कि वह मेरे मकान मालिक की पहली बीवी है। उसे देखते ही फौरन मेरे दिमाग में यह बात आई, जिस आदमी की पहली बीवी इतनी खूबसूरत और हसीन हो, वह मुझ जैसी लड़की पर क्यों नज़र डालेगा। जैसे जैसे वह लड़की मेरे करीब आने लगी, मेरे होश उड़ने लगे। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं वह मेरे साथ क्या सुलूक करेगी, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं बांट सकती है। और जिस तरह आज हमारी शादी हुई थी, उसके बाद तो मुझे इस लड़की से किसी भी तरह की अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। शायद उसके पति ने उसे मेरी सच्चाई बता दी हो। शायद वह जानती हो कि मैंने किस तरह उसके पति पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे फंसाया है और पूरे मोहल्ले के सामने उसे बेइज्जत किया है। अब शायद वह मुझसे इस सब का बदला ज़रूर लेगी। अगर सच में उसे यह सब कुछ पता होगा तो पता नहीं वह मेरे साथ क्या कर बैठेगी। वह मुझे बहुत घूर-घूर कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझ में कुछ तलाश कर रही हो। कुछ देर वह खामोशी से मुझे देखती रही और फिर मुस्कुराकर मेरे चेहरे पर लटके हुए बालों को बहुत ही प्यार से कानों के पीछे करते हुए कहने लगी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन तुम कैसी दुल्हन हो? तुम तो तैयार भी नहीं हो। तुमने तो शादी वाला लहंगा भी नहीं पहना। क्या तुम अपनी शादी की रात सजना संवरना नहीं चाहती हो? उसकी बात सुनकर मैंने घबराकर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। उसकी यही मुस्कुराहट मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर रही थी।
उसकी नज़र मेरी कलाइयों पर पड़ी तो उसने झट से अपने हाथों से अपने कंगन उतारे और मेरे हाथों में पहना दिए। मैं बहुत ज़्यादा हैरत से इस सारे मंजर को देख रही थी कि मैं उसकी सौतन थी और यह कैसे मेरे साथ ऐसे मोहब्बत से बातें कर रही थी, और वह भी इस तरह की शादी पर। लेकिन वह तो बहुत ही मोहब्बत से बात कर रही थी। थोड़ी देर वह मेरे पास बैठी रही और मुझसे बातें करती रही। उसकी बातों में मोहब्बत की चाशनी घुली हुई थी। उसने मुझसे कोई भी ऐसी बात नहीं की थी जिससे लगे कि वह मुझसे नफरत करती हो, और ना ही कोई दुश्मनी की बात की थी, बल्कि वह तो मुस्कुराती ही चली जा रही थी। उसकी मोहब्बत भरी बातों ने मुझे कुछ हौसला दिया था, और मैंने डरते डरते उससे कहा कि मुझे रेवंत से बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वह मेरे साथ कैसा सुलूक करेंगे। जाने अनजाने में मुझसे जो खता हुई है मैं जानती हूँ, वह बहुत बड़ी गलती है। लेकिन मेरी गरीबी ने मुझे यह गलत कदम उठाने पर मजबूर किया था। मैं उस लड़की से अपने किरदार की सफाई पेश करने लगी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, रेवंत बहुत अच्छे आदमी है, वह तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर वह उठकर कमरे से बाहर चली गई और कुछ ही देर बाद लौटकर आई तो उसके हाथ में दूध का ग्लास मौजूद था। उसने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में दूध का ग्लास पकड़ाकर मुझसे कहने लगी, यह दूध पी लो और तुम देखना रेवंत तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। वह दूध का ग्लास मुझे थमाकर फिर कमरे से बाहर चली गई। मुझे भी भूख लग रही थी क्योंकि ड्रामा की वजह से मैं दोपहर का खाना खाना ही भूल गई थी, और उसके बाद शादी का चक्कर और इस घर पर आने तक रात हो गई थी। इसलिए मैंने भी वह दूध का ग्लास पूरा खत्म कर दिया और कमरे में यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा दोबारा से खुला, और यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरी सौतन दूल्हा बनी कमरे के अंदर आ रही थी, और उसने कमरे के दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगा दी। उसकी हरकत पर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। पता नहीं वह किसकी शादी की शेरवानी पहनकर आई थी, जो उसे साइज में बहुत बड़ी आ रही थी, और सर पर भी उसने सेहरा पहने हुए था, जो शादी वाले दिन दूल्हा पहनता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले मेरी सौतन बिल्कुल ठीक थी और मुझसे बातें कर रही थी। अचानक इसको हो क्या गया था? यह क्यों दूल्हे के कपड़े पहनकर मेरे पास आई है, और उसने दरवाजे में अंदर से कुंडी क्यों लगाई है? वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गई और अपने हाथ में पड़ी एक छोटी सी मखमली डिब्बी खोलकर मेरे सामने रख दी, जिसमें खूबसूरत सी सोने की अंगूठी चमक रही थी। वह मोहब्बत से मुस्कुराती हुई कहने लगी, यह तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है मेरी तरफ से। तुम मेरी दुल्हन हो और तुम बहुत ही अच्छी हो। उसकी बात सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं उसकी दुल्हन कैसे हो सकती थी? वह तो खुद भी एक लड़की थी। पता नहीं क्यों वह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। डरकर अपने बिस्तर से मैं उठकर खड़ी हुई। मैंने उसे गुस्से में कहा कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? उसने मुझे हाथ से पकड़ा और जबरदस्ती दोबारा बिस्तर पर बैठाकर कहने लगी, मैंने कहा ना तुम मेरी दुल्हन हो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना। मैं हक्का बक्का होकर उसकी बात सुन रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी भी तरह इस कमरे से निकलकर बाहर भाग जाऊं, क्योंकि वह लड़की तो दुबली पतली होने के बावजूद भी मुझ पर अपना जोर दिखा रही थी। जब उसने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की तो मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और मैंने उसे धक्का देकर बाहर भागने की कोशिश की। जैसे तैसे मैं उससे छूटकर दरवाजे के पास पहुंची और कुंडी खोलते ही मुझे मकान मालिक रेवंत की शक्ल नजर आई। उसे देखते ही मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके गले लगकर रोने लगी। सच तो यह था कि मैं अपनी सौतन के हरकत पर बहुत ज़्यादा डर गई थी। पहले तो रेवंत मुझे नफरत से देखने लगा, और फिर जब उसकी नज़र कमरे में बिस्तर पर बैठी अपनी बीवी पर पड़ी तो वह कमरे में चला गया और अपनी बीवी से पूछने लगा, नव्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? रेवंत को देखकर नव्या कहने लगी कि मैं तो दूल्हा बनी थी, यह गुड़िया मेरी दुल्हन है, हम दोनों की शादी हुई है। मैंने इसको मुंह दिखाई का तोहफा भी दिया है, लेकिन यह अच्छी दुल्हन नहीं है, इसने बहुत शोर मचाया है। रेवंत ने नव्या को अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, चलो नव्या हम अपने कमरे में चलते हैं। मैं फटी फटी आंखों से इन दोनों पति पत्नी को देख रही थी। रेवंत ने नव्या से सवाल जवाब नहीं किया और ना ही उसकी घटिया हरकत पर उसे डांटा था, और वह दोनों अपने कमरे में चले गए।
मैं कमरे में अकेली बैठी रह गई। काफ़ी देर बाद रेवंत वापस मेरे कमरे में मेरे पास आया और मेरे सामने बैठ गया। फिर उसने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। रेवंत कहने लगा कि मेरी और नव्या की शादी आज से 7 साल पहले हुई थी। हम दोनों ने पसंद की शादी की थी। नव्या मेरी माँ की दोस्त की बेटी है। इस शादी से हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन शायद किस्मत को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। शादी के 6 महीने बाद ही नव्या प्रेग्नेंट हो गई थी। हम बहुत ज़्यादा खुश थे। हम माँ बाप बनने वाले थे, लेकिन 1 महीने बाद ही अचानक से नव्या का मिसकैरेज हो गया और नव्या से यह दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बहुत ही मुश्किल से उसे संभाला और समझाया कि औलाद तो भगवान की देन होती है। ऊपर वाला हमें दोबारा औलाद की खुशी नसीब करेगा। मेरे समझाने से धीरे धीरे नव्या वापस ज़िंदगी की तरफ आ गई। इस बात को 3 महीने ही बीते थे कि नव्या दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। इस बार हम दोनों ने बहुत ज़्यादा सावधानी बरती। मैंने नव्या को अपने सर आँखों पर बिठाकर रखा, लेकिन किस्मत को शायद हमारा माँ बाप बनना मंजूर नहीं था। 3 महीने बाद फिर से हमने अपना बच्चा खो दिया। दूसरी बार भी ऐसा ही होने पर नव्या पूरी तरह टूट गई। मैं बहुत मुश्किल से उसे संभालता रहा। उसने जीना ही छोड़ दिया था। कुछ महीने बाद जब वह ठीक हुई तो भगवान ने हमारी झोली में खुशियाँ फिर से भर दी। इस बार जब नव्या प्रेग्नेंट हुई तो सारा दिन खोई हुई बैठी रहती, अपनी जगह से हिलती डुलती भी नहीं। उसे डर लगता था कि कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसकी चलती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बार फिर से हमने अपना बच्चा खो दिया। नव्या अब इस कदर टूट चुकी थी कि उसकी दिमागी हालत खराब हो गई और पूरी तरह से पागल हो गई। कभी वह छोटे बच्चों की तरह खेलना कूदना शुरू कर देती है, तो कभी दुल्हन बनकर बैठ जाती है। कभी खुद को दूल्हे की तरह तैयार करके दूल्हा बन जाती, तो कभी पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती। पहले मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास अपनी बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नव्या के इलाज के पीछे सब कुछ खत्म होता चला गया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब इस हालत में नव्या को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मैंने अपने कपड़े की दुकान से अपना ध्यान हटा लिया और अपना सारा ध्यान और वक्त नव्या को देने लगा और फिर सब कुछ बर्बाद होता चला गया। अब बात यहाँ तक आ गई है कि मेरा सब कुछ बिक गया। एक दुकान और एक वही घर बच गया था जिसमें तुम और तुम्हारी माँ किराए पर रहते थे। मजबूरन मुझे किराए के लिए तुम लोगों को मजबूर करना पड़ता था, क्योंकि नव्या के इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं बार बार तुम लोगों के दरवाजे पर किराया मांगने जाता। मेरे हालात ने मुझे इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था कि मैं कुछ बिना सोचे समझे तुम लोगों पर चीखता चिल्लाता और गुस्सा करता रहता। मैं जानता था कि सब कुछ गलत है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार था और मेरे फ्रस्ट्रेशन तुम लोगों पर निकल रहे थे। मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यारी बीबी का इस तरह पागल होना और एक के बाद एक करके 3 बच्चे को खो देना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि नव्या अपने आप को नहीं संभाल सकी और वह दिमागी बीमार हो गई, लेकिन मैं खुद को संभाल लिया। मैं दिन रात नव्या के इलाज के लिए परेशान रहता हूँ और मेरी दुकान भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। सब कुछ बिखर गया। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। आज नव्या का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया था। सोचा था कि तुमसे किराए के पैसे लेकर नव्या को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन जो कुछ तुमने किया उसके बाद तो मैं खुद से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर अपने दोस्त के पास गया था। मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए ताकि कल मैं नव्या को डॉक्टर के पास लेकर जा सकूं। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। यह कहकर रेवंत ने अपनी आंखों से आंसू साफ किया और कहने लगा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो पहले से ही अपनी परेशानियों में घिरा हुआ था और तुमने मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया और मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। मैं गुस्से में अपने मकान मालिक को शैतान कहा करती थी। मुझे अब अपने आप पर अफसोस होने लगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक शरीफ आदमी के साथ क्या कर दिया। उसके गुस्से के पीछे जो परेशानी छुपी हुई थी, वह जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वह बेचारा तो अपनी ही मजबूरी से लड़ रहा था और मैं उसे गुस्से वाला और जालिम समझती रही।
आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि हर आदमी अपने अंदर दुख छुपाए हुए होता है। हम उसके रवैया से जज करते हैं, लेकिन हमें उनके अंदर झांकना चाहिए। रेवंत का सच जानकर मैं उनके पैरों में बैठ गई और अपनी गुनाह की माफ़ी मांगने लगी। रेवंत ने एक नज़र मुझे देखा और फिर मुझे माफ़ कर दिया। उन्हें भी इस बात का एहसास था कि मैं और मेरी माँ किन हालातों से गुजर रहे हैं। मैंने रेवंत से वादा किया कि आज के बाद मैं नव्या का ख्याल रखूंगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा तो मैं खुद लेकर जाऊंगी। नव्या के सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है। आप अपनी दुकान पर ध्यान दीजिए। शायद इस तरह हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और आप मेरी गलती को माफ़ कर दें। मेरी बात सुनकर रेवंत की आंखों में चमक आ गई। उन्हें भी ज़िंदगी को आसान करने का एक रास्ता दिखाई देने लगा। अगले ही दिन से मैंने नव्या की सारी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी। कभी वह मेरे साथ दुल्हन बन जाती तो कभी दूल्हा, कभी मेरा हाथ पकड़कर बच्चों की तरह गोल गोल घूमने लगती तो कभी बिना वजह बैठे बैठे ही नाचने लगती। मैं उसे वक्त पर दवाई देती रही और वक्त के साथ साथ वह पहले से बेहतर होती जा रही थी। और इस बात से रेवंत भी बहुत खुश हैं कि ज़िंदगी धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रही है। रेवंत ने मेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि अपनी खुशी से मुझे मेरा हक दे दिया था। अब नव्या की हालत भी बेहतर हो चुकी थी। रेवंत ने अपनी दुकान पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, इसलिए उनकी दुकान भी पहले की तरह ही हो गई थी। अब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।